नमस्कार, आदाब। मैं हूं नसीरुद्दीन शाह। बतौर एक्टर आप मुझे जानते होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कुछ लोगों को मालूम होगा कि करोड़ों भारतवासियों की तरह मैं भी क्रिकेट का दीवाना हूं। और क्यों ना हूं, क्रिकेट खेल ही ऐसा है। बल्कि खेल से भी ज्यादा हमारे बदलते समाज और इतिहास का आईना है। आइए इस आईने में झांक के देखते हैं कि कैसे क्रिकेट के साथ साथ हमारा देश विकसित हुआ। मिलते हैं उन तमाम चेहरों से जिन्होंने क्रिकेट को एक ऐसा मुकाम दिया कि अब दुनिया भर में हमारा बोलबाला है। स्वागत है आप सभी का मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India right to the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. हर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हर एक पारी एक नई गेंद के साथ शुरू होती है। नई गेंद में ये सीम, ये सिलाई निकली हुई होती है और गेंद हार्ड और शाइनी होती है। इस वजह से नई गेंद हवा में ज्यादा तेजी से निकलती है, ज्यादा घूमती है, ज्यादा ऊंचा उछलती है। पारी की शुरुआत में सारी परिस्थितियां बोलिंग टीम के पक्ष में होती हैं और बोलिंग टीम बैटिंग साइड पर हावी होने की कोशिश करती है। ओपनिंग बैट्समैन इन हालात में मैदान जंग में उतरता है और अपनी टीम की ओर से पारी की शुरुआत करता है और जवाबी धावा बोलता है। आज हम भारत के ओपनिंग बैट्समैन यानी उन प्रारंभिक बल्लेबाजों के बारे में बातें करेंगे जिन्होंने भारत के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और आने वाले बल्लेबाजों को राह दिखाई है। भारत के पहले वर्ल्ड क्लास ओपनिंग बैट्समैन का नाम था विजय माधवजी ठाकर से, लेकिन क्रिकेट जगत उन्हें जिस नाम से पहचानता है वो है विजय मर्चेंट। विजय मर्चेंट हमेशा कहते थे, माधव, आर्ट ऑफ ओपनिंग बैटिंग इज इन लीविंग द बॉल, नॉट प्लेइंग। विकेट पे रहना, नया बॉल खेलते रहना, और जो आने वाले बैट्समैन है उनके लिए वो इजी होना चाहिए, ये हिसाब से मर्चेंट बैटिंग करते थे। विच मीन्स बी ए गुड जज ऑफ द मूविंग बॉल, एंड इन आज की भाषा में कहेंगे यू मस्ट नो वेयर योर ऑफ स्टंप इज। और मर्चेंट का इतना परफेक्शन था, वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जो बोलते हैं, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। विजय मर्चेंट छोटी उम्र से ही क्रिकेट में माहिर थे। वो अपने स्कूल और कॉलेज के सबसे नामी और सफल बल्लेबाज थे और बंबई के क्रिकेट जगत में 18 साल की उम्र से ही उनकी काफी चर्चा होने लगी थी। 1929 में बंबई क्वाड्रेंगुलर में उन्हें हिंदूज की टीम में भी शामिल किया गया। 1932 civil disobedience movement was on, struggle for freedom. So the Hindu Gymkhana boycotted the tour. They said no player from Hindu Gymkhana should go to England. So Merchant missed out on the tour. इंग्लैंड की टीम 1933-34 में भारत आई और विजय मर्चेंट बॉम्बे में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में चुने गए। टेस्ट मैच से एक हफ्ता पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी की टीम की ओर से वो एमसीसी के विरुद्ध खेल रहे थे जब मॉरिस निकल्स की एक घातक गेंद असाधारण रूप से उछली और उनकी ठोडी पर आ लगी। ये लगने के बाद मर्चेंट ने नेक्स्ट 1 मंथ खाली वही प्रैक्टिस किया हिंदू जिमखाना पे, शॉर्ट बॉल, बिकॉज उनके लिए वो ह्यूमिलेटिंग था। Jardine, the English captain,
paid him the tribute that he was the soundest batsman in India. And since then, till his retirement, he never looked back. 1936 में भारत ने इंग्लैंड का एक दौरा किया और इस समय भारतीय क्रिकेट से जुड़े सभी लोग ये मानते थे कि विजय मर्चेंट तकनीकी रूप से भारत के सर्वोत्तम बल्लेबाज थे। दौरे की फर्स्ट क्लास मैचेस में उनका बढ़िया प्रदर्शन देख के उनको टेस्ट मैचेस में ओपनर का दर्जा दिया गया और वो पहली बार भारत के प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरे। अंग्रेज गेंदबाजों की बेहतरीन बॉलिंग का सामना उन्होंने तीनों टेस्ट मैचेस में बखूबी किया और श्रृंखला में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाए। जबरदस्त दबाव में खेलते हुए मर्चेंट ने एक लंबी पारी खेली। सैयद मुश्ताक अली के साथ 203 रन की साझेदारी निभाते हुए मर्चेंट ने 114 बेशकीमती रन बनाए। इस साझेदारी के बाद मर्चेंट और मुश्ताक का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वोत्तम ओपनिंग पेयर के रूप में लिया जाने लगा। मुश्ताक इज ए पोइट्री और मर्चेंट इज ए प्रोज लिखा है नेवल कार्टर्स ने, और मेरे ख्याल से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट से किसी ने नहीं दिया हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 10 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला गया। विजय मर्चेंट घरेलू क्रिकेट में व्यस्त हो गए। साथ साथ वो रणजी ट्रॉफी में कई साल बंबई टीम के कप्तान रहे। The merchant school of batting would mean that you make as few mistakes as possible. That defense is your watchword. You exercise the greatest restraint on your batting when selecting the right ball to hit. For instance, the late cut. You don't employ the late cut until you are there for at least half an hour. You don't make the hook stroke on the leg side until you see the ball as big as a football and the shine has gone off the ball. जिम्मेदारी लेना, अपनी विकेट की कीमत जानना, कभी ऐसा स्ट्रोक ना खेलना जो आप पीछे देखते हुए कहें कि यार महंगा पड़ा। ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स थे बम्बई बैट्समैनशिप। आपको वो बचपन से ही आपको बताता है बॉम्बे क्रिकेट कि अपना विकेट कभी मत फेंको, पकड़ के खेलो, बिल्कुल खड़ूस खेलो, और विकेट फेंकना तुम्हारी जिंदगी फेंकने के बराबर है। One should remember that as long as you are there at the wickets, the runs will come. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू होने की राह देखते हुए विजय मर्चेंट ने डोमेस्टिक क्रिकेट में जी जान से मेहनत की। उनके आंकड़ों में हर साल बढ़ोतरी हुई। इस दौरान भारतीय क्रिकेट में एक और विजय नामक बल्लेबाज उभर कर आया, विजय हजारे। विजय मर्चेंट और विजय हजारे की राइवलरी भारतीय क्रिकेट का एक दिलचस्प वाकया बन गया। विजय हजारे मैंने तो पेंथेंगुलर्स में देखा। विजय मर्चेंट जितना ही टेक्निक, वेरी साउंड टेक्निक, कंसंट्रेशन ऑल्सो, और जिसको कहते हैं हंगर फॉर रन्स, वाज आल्सो इक्वल विथ विजय मर्चेंट। विजय हजारे और विजय मर्चेंट, ये दोनों की बैट जो है उसकी साइज बॉलर का हमेशा बड़ी लगती थी। विजय मर्चेंट 100 बनाए, हजारे वुड 100 बनाए, 200 बनाए तो हजारे वुड आल्सो फॉलो। दे वर चेजिंग ईच अदर इन ड्यूरिंग द पेंटेंगुलर ईयर्स। 1941 में मर्चेंट ने 243 बना के बॉम्बे पेंटेंगुलर में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड बनाया था। 1943 में हजारे ने 248 बनाकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। एक हफ्ते बाद फाइनल में मर्चेंट ने 250 बनाए और आगे निकल गए। जवाब में हजारे ने उसी मैच की दूसरी पारी में 309 बनाए। पेंटेंगुलर में यह रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा, पर महीने भर में ही मर्चेंट ने रणजी ट्रॉफी में 359 बनाए और फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया। 10 साल के लंबे अरसे के बाद आखिरकार वो घड़ी आई जिसका हर क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमी को इंतजार था। 1946 में इंग्लैंड का एक और दौरा घोषित किया गया। इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए योर टेक्निक हैड टू बी वेरी गुड, वेरी वेरी साउंड। 1946 को जाने के पहले उन्होंने हिंदुमखाना पे पानी जो होता है पानी डाल दिया पिच के ऊपर गिल्ला करने के लिए, और गिल्ला विकेट पे ऊपर वो प्रैक्टिस करते थे। तो सुबह 6 बजे विजय मर्चेंट बैटिंग प्रैक्टिस के लिए सीसीआई पे जाते थे। 6 बजे जल्दी क्यों कि ड्यू होता था। ड्यू की वजह से बॉल की मूवमेंट, मूविंग द बॉल विद द न्यू बॉल, एंड
बम्बई यूनिवर्सिटी के जितने अच्छे फास्ट बॉलर्स थे, यूनिवर्सिटी प्लेयर्स, वो सामने से बॉलिंग करते थे। विजय मर्चेंट उनके सामने प्रैक्टिस करते थे। विजय मर्चेंट को 1946 के दौरे का कप्तान बनना था। ऐन वक्त पर नवाब ऑफ पटौदी सीनियर, जो पहले इंग्लैंड की ओर से खेल चुके थे, भारत के लिए उपलब्ध हुए और मर्चेंट उनके उप कप्तान बन के इंग्लैंड गए। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतने सालों बाद खेल रहे थे, अपने कड़े परिश्रम और अभ्यास की बदौलत एक बार फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए। उन्होंने दौरे में 26 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 75 की औसत से 2385 रन बनाए। विकेट्स वेर अनकवर्ड, बॉडीज वेर अनकवर्ड। इंग्लिश वेदर में बॉल ज़्यादा मूव होता था बिकॉज ऑफ हेवी एटमॉस्फेयर। उधर से सामने से आती जाएगी, लेकिन ये जो है खेलना है, बस देश के लिए खेलना है, खड़ा रहने का। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट वाज लाइक दैट। कमाल की बात यह है कि मर्चेंट की रन संख्या किसी भी अन्य भारतीय बल्लेबाज से लगभग दुगनी थी। इंग्लैंड से वापस आने के बाद विजय मर्चेंट की तबीयत नासाज होने लगी। जब स्वतंत्र भारत की टीम 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निकली तो वो टीम में शामिल नहीं हो सके और डोनाल्ड ब्रैडमैन के विरुद्ध खेल नहीं पाए। 1951 में उन्होंने 5 साल बाद फिर एक टेस्ट खेला, इंग्लैंड के विरुद्ध दिल्ली में। इस मैच में आखिरी बार भारत के लिए नई गेंद का सामना करते हुए उन्होंने अपने टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर बनाया और इस आखिरी शानदार प्रदर्शन के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो गए। He always wanted to retire in glory and not be sort of discarded by the selectors. A cricketer should retire when he's still good enough to play for his team and his country. In other words, when people will ask why, not when they start asking why not. He gives a chance to the younger generation of cricketers to come up at a time when he's just giving up first-class cricket. 71 plus in first-class cricket is quite astounding. His average 71 is only second to Bradman. रिटायरमेंट के बाद भी विजय मर्चेंट क्रिकेट के प्रशासक और रेडियो प्रेजेंटर के रूप में खेल से जुड़े रहे, मगर वो भारतीय क्रिकेट में एक ऐसी खाली जगह छोड़ गए जिसे भरने में 20 साल लगे। 1950 के दशक में कुछ समय तक विनू मांकड़ और पंकज रॉय की सलामी जोड़ी उभर कर आई और उन्होंने एक ओपनिंग पार्टनरशिप का विश्व रिकॉर्ड 413 रन बनाकर स्थापित किया। ये रिकॉर्ड 50 साल तक बरकरार रहा, लेकिन मांकड़ और रॉय इसके बाद ज्यादा अरसे तक नहीं खेले। During the 1955-56 tour, this world record stands to this day. मर्चेंट 1960 के दशक में चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स बने और उन्हीं के कार्यकाल में भारत को आखिरकार एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन मिला जो बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप का छात्र भी था और मर्चेंट के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रारंभिक बल्लेबाज बनने वाला था। सन 1939 में बंबई के पुरंदरे अस्पताल के जनरल वार्ड में एक बच्चे का जन्म हुआ। पैदा होते ही उसे मिलने कई रिश्तेदार आए। उनमें से एक थे नारायण मासुरेकर। उन्होंने गौर किया कि इस शिशु के बाएं कान में एक छोटा सा छेद है। 2-3 दिन के बाद जब वो उनकी मां से मिलने अस्पताल फिर से आए, तब उन्होंने देखा कि जो शिशु वहां था उसके कान में से छेद गायब। उन्होंने वार्ड में खूब शोर मचाया, सभी इस बच्चे को ढूंढने लगे और आखिरकार ये बच्चा मिला एक मछुआरन की बगल में। 22 साल बाद, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, हकीकत है, वो बच्चा बड़ा होकर मशहूर क्रिकेटर बना सुनील मनोहर गावस्कर। गावस्कर खुद ये बात मानते हैं कि भाग्य, तकदीर, मुकद्दर ने उनके जीवन में बड़ी भूमिका निभाई है। और एक बात तो भाग्य ने उनके पैदा होते ही पूरी तरह से सुनिश्चित कर दी थी, सुनील गावस्कर भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बैट्समैन बनेंगे।
उस ज़माने में सब लोग बच्चे लोग क्रिकेट ही खेलते थे, दूसरा कोई था ही नहीं, टीवी जैसी चीज़ भी नहीं थी। और क्रिकेट तब से इतना पॉपुलर है कि क्रिकेट ही खेलना था हम लोग, तो नीचे कॉम्पाउंड में हम लोग खेलते थे क्रिकेट। गावस्कर एक चीज़ थी जो एक एक डेढ़ घंटा बैटिंग करता था। उसी ज़माने से हमको सुनील को देखा कि भाई उनकी जो बैटिंग की कंसंट्रेशन लेवल्स थी वो काफ़ी ऊपर थी। वो 1 घंटा 1.5 घंटा बैटिंग, आउट ही नहीं होता था। एक ज़माना ऐसा भी था कि हम उसको गलत आउट देते थे। यूज्ड टू गेट एंग्री, गो अप, मगर आउट तो करना था उनको। हमको लगता है गावस्कर जिस दिन से क्रिकेट चालू किया, 6-7 साल का होगा, तभी से उसके मन में था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। 1965 में जेवियर्स हाई स्कूल ने एक हैरी शील्ड जीती थी, और हैरी शील्ड जीतना तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। और जेजुइट स्कूल्स में क्रिकेट हैरी शील्ड कोई जीता ही नहीं था 100 साल में। मैं स्कूल का कैप्टन इसीलिए बन गया क्योंकि मैं सुनील से काफ़ी लंबा था। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट करके एक कैप्शन आया था, मैं लंबा था उनसे, तो हमको पादरी ने कैप्टन बना दिया। टॉस के लिए गया, उनका कैप्टन तो 6 फुट 2 इंच का था अंजुमन का, मैं कुछ 5 फुट का होगा, 5 फुट 2 इंच का होगा। अंदर आके मैंने पूरी बैटिंग ऑर्डर चेंज की। सुनील नंबर 3 था, सुनील को बताया आप ओपनिंग करेंगे, तो वो बोला नहीं मैं नंबर 3 प्लेयर हूँ, मैं क्यों ओपनिंग करूँ, कैप्टन इंस्ट्रक्शंस। और इसके वजह से गावस्कर ओपनिंग हो गए और हम वहीं के वहीं रह गए। मेरा रिकॉर्ड भी उसने ब्रेक किया यूनिवर्सिटी का, 300 रन का, 323 का। सुनील डेब्यू फॉर रणजी ट्रॉफी, अजीत वाडेकर को सुबह में नेट में बॉल लगी, फ्रैक्चर हो गया, और गावस्कर ने उस मैच में अपना किट भी नहीं लाया था। उन्होंने अजीत वाडेकर के पैड्स पहने, बैट किसी की ली और बैटिंग हो गई, और गुजरात के सामने खेले। आई थिंक ही स्कोर्ड 100। डोमेस्टिक क्रिकेट और क्लब क्रिकेट में मैं देख रहा था वो कितने महान खिलाड़ी है, तो उनका नाम मैंने सजेस्ट किया था। विजय मर्चेंट के उनके ऑफिस में जाके उनके साथ बात की। विजय मर्चेंट थे सिलेक्टर, चेयरमैन, उनको लगा कि हाँ ये लड़के में क्रिकेट है, मगर उसके पहले गावस्कर ने काफ़ी रन्स बनाए थे। खाली टैलेंट नहीं होती है, इंडिया के लिए खेलने के टैलेंट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी बैक्ड बाय इनफ रन्स। The Indians are waiting now to play the West Indies. 1971 में सुनील गावस्कर वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाले 5 टेस्ट की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में सिलेक्ट हुए। पहला टेस्ट मैच गावस्कर उंगली में विटलो के कारण नहीं खेल पाए, और उनका डेब्यू दूसरे टेस्ट में पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ। उन्होंने 2 अर्धशतक जमाए और विश्व स्तर पर अपनी काबिलियत का ऐलान कर दिया। भारत ने इस मैच में अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जीत हासिल की। वेस्ट इंडीज ने बाकी के टेस्ट में खूब मुकाबला किया, लेकिन गावस्कर को आउट करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। अगले 3 टेस्ट्स में गावस्कर ने 3 शतक और 1 दोहरा शतक लगाया। भारत की ही नहीं, वेस्ट इंडीज की जनता भी उनकी बैटिंग की दीवानी हो गई, यहां तक कि उन्होंने उनकी तारीफ में गाने लिख डाले। गैरी सोबर्स के पहले 3 टेस्ट मैच में उनके रन्स नहीं हो रहे थे। उसने कहा कि एक बार वो जो तेरा लिटिल मास्टर है, तो उसने वो नाम दिया सुनील को लिटिल मास्टर, उसके साथ मुझे मिलना है, कभी भी मिल सकता है, मैंने भी कहा। लेकिन मैच के बाद तो उसने कहा नहीं अभी जरा क्या हो गया। तो सुनील को मैंने कहा कि देखो गैरी अभी आ रहा है, ना नहीं कर सका, तो ऐसे करना अभी तो बाथरूम में जाके लॉक करना खुद को, क्योंकि तेरे को हाथ लगाएगा तो तेरा सब लक वो उसके पास चला जाएगा। अपनी पहली श्रृंखला में 774 रन, ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। विजय मर्चेंट के बाद भारत को वो प्रारंभिक बल्लेबाज मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, जो शायद एक सदी में एक ही बार उभरता है। आने वाले 16-17 सालों तक सुनील गावस्कर ने भारत के लिए नई गेंद का बखूबी सामना किया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बैट्समैन माने गए, फास्ट बॉलिंग के विरुद्ध सबसे बढ़िया बल्लेबाज।
सुनील गावस्कर को वेस्ट इंडीज में ड्रीम डेब्यू मिला। प्रशंसक इस 22 वर्षीय प्रारंभिक बल्लेबाज की एकाग्रता और संतुलन की बात करते थे। उनकी दक्षता और नई गेंद खेलने की क्षमता के चर्चे होने लगे। पर वो अभी युवा खिलाड़ी ही थे और उनका लर्निंग कर्व अभी शुरू ही हो रहा था। सुनील गावस्कर में अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वास, आत्मसंयम, अनुशासन और सीखने की भूख कूट कूट के भरी थी और इसी वजह से वो अपने बल्लेबाजी के स्तर को चोटी तक पहुंचाने वाले थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है ना, अगर एक प्लेयर फेमस हो गया तो ऑपोजिशन उसको ही अटैक करती है और वो प्रेशर सुनील के ऊपर काफ़ी था। यंग था लड़का, 22-23 साल का। वो एक दो साल काफ़ी प्रेशर वाले बन गए। सुनील का क्या था ना, एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड क्रिकेट, आर्ट ऑफ बैटिंग, वो उन्होंने काफ़ी सीख ली थी। And he always had a prize on his wicket, always. उसकी विकेट जिसने लेनी है उसको कीमत देनी पड़ेगी। गावस्कर was not a natural like Tendulkar. Acquired skills, worked on it, honed his skills and became a great man. ये समझाना भी मुश्किल है आज की पीढ़ी को कि गावस्कर के आने के बाद हम लंबी सांस ले पाए। हमने सोचा कि चलो जब वो पेविलियन स्टेप से उतर के पहुंचेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि 50 बनाने से पहले 4 विकेटें गिर जाएं। तो एक जो भरोसा आदमी का होता है बैटिंग लाइनअप पे, वो हमारी क्रिकेट में गावस्कर लाए। 3 बार जब गावस्कर ओपनिंग कर रहे थे तब भारत को चौथी इनिंग्स में 400 से ज्यादा रन्स की चुनौती का सामना करना पड़ा। इन कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एक छोर से डेरा डालकर भारत को ड्रॉ की ओर खींच लिया। एक बार तो 1976 में उनके पसंदीदा ग्राउंड पोर्ट ऑफ स्पेन पर भारत को जीत के लिए चौथी पारी में विश्व रिकॉर्ड 404 रन बनाने थे। गावस्कर ने फिर एक बार सैकड़ा जमाया। टीम उनके प्रयास से प्रेरित हो गई और भारत ने अपने क्रिकेट इतिहास में एक सुनहरा पल जोड़ा। It was historical in many ways. That victory apart, Gavaskar was instrumental in many a battle. उस आदमी का जो था ना दृढ़ता, अपने आप में विश्वास, आत्मविश्वास, अनमैच्ड। पर जो उस विन के साथ जो टीम का जो मोराल, जो टुगेदरनेस बढ़ी थी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गावस्कर। एक बात पे जोर देना शायद जरूरी है। 70 और 80 के दशक में विश्व भर में फास्ट बॉलिंग का स्तर सबसे ऊंचा था। इतने सारे तेज और घातक बॉलर्स इससे पहले एक साथ कभी भी नहीं खेले थे और शायद ही कभी खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन जैसे बॉलर्स थे। इंग्लैंड के पास बॉब विलिस और इयन बोथम। पाकिस्तान के पास इमरान खान और सरफराज नवाज। न्यूजीलैंड में भी रिचर्ड हैडली थे। और वेस्ट इंडीज, उनका क्या कहना। वेस्ट इंडीज के पास हमेशा 7 या 8 भयंकर बॉलर रहते थे, जिनमें से केवल 4 ही एक वक्त खेल पाते थे। सुनील गावस्कर ने उस समय, और मैं समझता हूं कि ऑल टाइम बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक, जिसमें कि एक जाता था, दूसरा 90 के ऊपर वाला आता था, दूसरा गया तो तीसरा 90 के ऊपर बॉलिंग करने वाला आता था। उस समय में मैक्सिमम 100s सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए, जब इट वाज अ ड्रेडेड फास्ट बॉलिंग अटैक। एक जो रोल मॉडल के हिसाब से सुनील गावस्कर ने स्पेशली बैट्समैन को बहुत धीरज दिया कि चाहे कितना भी तेज गेंदबाज हो, डेंजरस गेंदबाज, लेकिन अगर अपनी टेक्निक अच्छी है और पेशेंस है तो रन बन सकते हैं। क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर तो खाली एक नाम निकलता था, सुनील गावस्कर। एक तो वो दुनिया का इतना माहिर खिलाड़ी था, इतना अच्छा खिलाड़ी था, इतना बैलेंस था, इतनी टेक्निक थी कि मेरे लिहाज से आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। फिरोशा कोटला में एक इनिंग्स थी, वेस्ट इंडीज टीम का दौरा था, मैल्कम मार्शल उनके सबसे तेज गेंदबाज थे। पहला टेस्ट हम बुरी तरह से हार चुके थे और जिस तरह से गावस्कर आउट हुए, ऐसा लगने लगा कि इस तरह की फास्ट बॉलिंग का सामना अब वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनके करियर के काफ़ी एंड की ओर था। पहली बॉल या दूसरी बॉल जो गावस्कर ने फेस की, मार्शल की, उन्होंने हुक करने की कोशिश की।
पहला हुक उन्होंने मिस कर दिया या मिस हिट किया, और उसके बाद जो वो खेले, हम तो चकाचौंध रह गए। सुनील गावस्कर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर था, यानी वैसा क्रिकेटर तो कभी आया ही नहीं, वैसा ओपनिंग बैट्समैन कभी मैंने देखा ही नहीं। जो वो खेलते थे फास्ट बॉलिंग को, जो वो सीमिंग बॉल को खेलते थे, कभी नहीं देखा मैंने। 16 साल के लिए उन्होंने बिना हेलमेट हिंदुस्तान की बैटिंग को इस शिखर पे पहुंचा दिया जहां वो पहले कभी नहीं थी। सेल्फ ट्रेन्ड मैन, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, and able to put that brilliance into practice. सुनील गावस्कर टेस्ट मैचेस में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी थे। अगर गावस्कर की कहीं निंदा की जा सकती है तो वो ये कि लिटिल मास्टर कभी भी एक दिवसीय क्रिकेट को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाए। गावस्कर 1987 में रिटायर हुए और इस समय टेस्ट मैचेस और एक दिवसीय मैचेस के बीच में एक संतुलन सा आ गया था। काफी अरसे तक दोनों फॉर्मेट्स में ओपनर्स वही होते थे और दोनों फॉर्मेट्स में उनकी भूमिका भी वही रहती थी। नई गेंद से बचाव करना, विकेट्स को सुरक्षित रखना ताकि निचली क्रम के बल्लेबाज वार कर पाए। मगर जैसे जैसे रणनीतियां विकसित हुई और खेल के नियम भी बदलने लगे, अंतरराष्ट्रीय टीमों ने स्पेशलिस्ट एक दिवसीय ओपनर का प्रयोग करना शुरू किया। 1994 में भारत को एक ऐसा चोटी का एक दिवसीय स्पेशलिस्ट ओपनर मिला जिसने कई गेंदबाजों की रातों की नींद छीन ली। एक दिवसीय मैचों में जो पहले स्पेशलिस्ट ओपनर होता था वो ज्यादातर एक लप्पेबाज, पिंच हिटर, निचले क्रम का बल्लेबाज होता था। टीमों ने ऐसे बल्लेबाज को प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उतारा ताकि वो शुरुआती फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठा पाए। चल गया तो बढ़िया, वरना नुकसान हुआ तो एक निचले क्रम के बल्लेबाज का बलिदान। लेकिन फिर दुनिया भर के कप्तानों की सोच बदली। क्यों ना अपने सबसे सर्वोत्तम बल्लेबाज को पहले भेजा जाए। मैच 50 ओवर तक ही सीमित है और सबसे अच्छे बल्लेबाज को सबसे ज्यादा खेलने का मौका मिलेगा। 1994 में होली के दिन भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यही सोचकर सचिन तेंदुलकर को बतौर ओपनिंग बैट्समैन मैदान में उतारा। ODI was a different ball game क्योंकि white balls, restriction in bouncers थे, white side screen, color clothes, white ball, तो it was entirely different experience for him. ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के विरुद्ध बतौर ओपनिंग बैट्समैन सचिन ने पहले ही मैच में ताबड़तोड़ शॉट्स मार के 49 बॉल में 82 रन बनाए और अपने दम पे मैच जिताया। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। सचिन एक दिवसीय मैचेस में प्रारंभिक बैट्समैन की भूमिका निभाते थे, विपक्षी बॉलिंग को नष्ट करते थे और अकेले अपने दम पर भारत को मैच जिताते थे। डोमिनेंट फोर्स थे और शायद अकेले डोमिनेंट फोर्स थे इंडियन टीम के अंदर। 1996 वर्ल्ड कप 2 सेंचुरी लगाए थे, एक 90 स्कोर पे आउट हुए थे, हाईएस्ट रन स्कोरर थे, अपने आप को मैच विनर साबित किए थे। सारे मेरी जनरेशन के लोगों हैं, हम बड़े हुए हैं सचिन को अकेले मैच खेलते हुए इंडिया के लिए, और ये कहा जाता था कि सचिन आउट हो गए हैं तो अब मैच ख़त्म हो गया। कि मैं जब पढ़ाई कर रहा होता था तो मैं अपनी मदर को कहता था कि मैं सिर्फ सचिन की बैटिंग देखूंगा, अगर वो जल्दी आउट हो जाएगा तो मैं जल्दी मैच बंद कर दूंगा, और अगर वो लंबा खेलेंगे तो फिर योर बैड लक। दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सचिन ऑन आवर सोसाइटी, ऑन आवर साइकी। 1997-98 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दौरा किया। इसके फौरन बाद शारजा में एक ट्राई सीरीज हुई थी जिसमें फिर से सचिन का सामना शेन वॉर्न से हुआ। 22 अप्रैल 1998, सबको डेट, सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को वो डेट याद है। वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ट्राई सीरीज थी शारजहां में, पहली जीतनी थी तो हम फाइनल में जाते थे, ऐसा था।
अब सिचुएशन डिफिकल्ट था। ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग। मैच के लिए निकले, 11 बजे निकलते थे हम साथ में बैठते थे बस में, और उसने मेरे हाथ पे ऐसा हाथ पकड़ा, तो पसीना, हाथ में पसीना छूट रहा है उसके। मैं बोला क्या कर रहे थे, क्या हुआ तेरे को? मैं बोला डोंट टेक प्रेशर है। मैं बोला नहीं 100 तो नहीं चलेगा, पर तू रहे वहां। नहीं सांशु भाई, दिस इज अ गुड साइन फॉर मी। और सचिन ने एक बहुत ज़बरदस्त पारी खेली, लेकिन वो पारी बीच में रुक गई क्योंकि एक शारजाह पे एक डस्ट स्टॉर्म आया। Dust blowing across the ground. It's a problem for the batsmen and the fielders. Can easily get into the eyes, can be very distracting. जब वो आए तो उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। ये टोटल कंट्रोल, इधर मारना था उधर वो मार रहा था। क्रिकेट के सभी दीवाने इस मुकाबले को डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। इंडिया को क्वालिफाई करवा दिया था फाइनल के लिए। It was so hot. तेंदुलकर was losing sweat like anything. रात में वो जब रूम में गए, his whole body was aching. नेक्स्ट डे ही बैटेड बेटर। और फाइनल उनके बर्थडे के दिन था, 24 अप्रैल। और वो जो शो बनाया उसने, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई हैव नॉट सीन इनिंग्स लाइक दैट। एलिवेशन करेक्ट, शॉट्स करेक्ट, एंड विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। उस दिन कोई स्टॉर्म नहीं आया, लेकिन वो 22 अप्रैल की जो पारी है वो डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से मशहूर है। ना शेन वॉर्न के फैन भूलेंगे, ना सचिन फैंस भूलेंगे। शेन वॉर्न ने मीडिया से यह भी कहा कि सचिन उनके सपनों में आते हैं और वहां भी उनकी बॉलिंग पर चौके छक्के मारते हैं। सचिन ने सालों साल एक दिवसीय मैचों में ओपन किया और उनके आंकड़े सराहनीय रहे। सचिन तेंदुलकर से प्रेरित होकर एक और विस्फोटक बैट्समैन उभर के आया। इस नए बल्लेबाज की शुरुआत भी मध्य क्रम में हुई और बाद में ये एक दिवसीय मैचों में भी ओपनिंग करने लगा। लेकिन नई शताब्दी में इन्होंने तो टेस्ट मैचों में ओपनिंग बैट्समैन की परिभाषा भी बदल डाली। सन 2000 की नई शताब्दी में एक नई पीढ़ी के खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हुए। सभी युवा थे, 1980 के बाद पैदा हुए थे और सभी सचिन तेंदुलकर को देख देख के अपना हीरो मानते हुए बड़े हुए थे। और अब ये सब सचिन तेंदुलकर के साथ एक ही टीम में खेल रहे थे। इनमें से एक थे वीरेंद्र सहवाग। वो ना ही सचिन को पूछते थे और उनके जैसे ही खेलते थे, पर शुरू में तो हूबहू सचिन जैसे ही दिखते थे। जब मैंने उन्हें पहले देखा, मैंने कहा अरे ये तो तेंदुलकर के जुड़वा भाई हैं, क्योंकि उनका कद लगभग एक ही था, वो जरा लंबे थे। और दूसरी बात यह है कि वो खड़े खड़े खेलते थे, यानी कि तेंदुलकर और सहवाग दोनों बैकफुट पे तन के जो ऑफ ड्राइव या स्क्वायर ड्राइव मारते थे। शुरुआत में लगा हूबहू एक जैसे बैट्समैन, पर धीरे धीरे साफ हो गया कि वो बिल्कुल अलग तरह के बैट्समैन थे। जब वो आए टेस्ट मैच में तो उनको मिडिल ऑर्डर में फिट किया गया। उन्होंने डेब्यू पे 100 मारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इतना पैक मिडिल ऑर्डर था और एक क्वालिटी प्लेयर सहवाग थे, तो उनको कहीं ना कहीं खिलाना ज़रूरी था और एक बड़ा गैम्बल था और वो गैम्बल बहुत अच्छे तरह से पे किया। इंग्लैंड जैसे कंडीशन में, इंग्लैंड के कंडीशन में 2002 के जो सीरीज़ में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया एज एन ओपनर। एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल के साथ ओवरकास्ट कंडीशंस में स्विंगिंग बॉल के अगेंस्ट आपको जब सक्सेस मिलती है तो वो दिखता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। वो टेस्ट मैच को इस तरह देखते थे कि आपके पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि फील्डर पास रखे हुए हैं, 3 स्लिप हैं, गली है, मिड ऑफ अंदर है, कोई बाउंड्री फील्डर नहीं है। एक अग्रेसिव, एक मोर इंडिपेंडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, मे बी लिटिल बॉर्डरिंग ऑन द रैश, बट वो है सहवाग। In the air, hit very hard for 4. Magnificent strike. That went to the fence like a bullet. प्रारंभिक बल्लेबाज पारंपरिक रूप से संयमी, सावधान और सतर्क होते हैं। वीरेंद्र सहवाग बैटिंग क्रीज पर दिलेर और निरंकुश रहते हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज रन को एक एक करके जोड़ते हैं, सहवाग गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हैं।
प्रारंभिक बल्लेबाज अपने फुटवर्क यानी कि कदमों का प्रयोग करते हैं। सहवाग वहीं पैर जमा कर गेंद पर प्रहार करते हैं। भाई अगर गेंद में से शाइन ही हटानी है तो चमड़ी उधेड़ के ही क्यों ना हटाई जाए। मेरे ख्याल से दुनिया की हिस्ट्री में सबसे अनोखे ओपनर वीरेंद्र सहवाग थे। किसी और ओपनिंग बैट्समैन का स्ट्राइक रेट सहवाग का मुकाबला नहीं कर सकता। उनको ये अंदर से ही आता है कि मेरा काम रन बनाना है और तेज रन बनाना है और मैं इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और इसी तरह वो खेलते हैं और उसी तरह वो सोचते हैं। सहवाग एक छोर से बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते थे और फ़ायदा ये होता था कि जो प्रेशर है वो मतलब आप 8-10 ओवर में 50-60 रन्स बोर्ड पे लग जाते थे। उम्मीद ये रहती थी कि अगर ये 2 घंटे किसी सेशन के रह गए तो सैकड़े के आसपास जरूर पहुंच जाए। सहवाग आक्रामक ओपनिंग करते हुए अपने ही अंदाज में बार बार विशाल स्कोर खड़े करते गए। उन्होंने 6 दोहरे शतक जमाए जिनमें 2 ट्रिपल सेंचुरीज शामिल हैं। एक बार तो वो 293 तक पहुंचे। 7 और रन जोड़ देते तो विश्व के वो एकमात्र बल्लेबाज होते जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरीज बनाई। सहवाग जब भी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरते थे तो खेल की बागडोर अपने हाथों में ले लेते थे। किसी ओपनिंग बैट्समैन को टेस्ट लेवल पे इस तरह का फॉर्म सस्टेन करना 50, 60, 70 टेस्ट के लिए इमेजिनेशन के बाहर है। एक पूरा नया डायमेंशन, एक पूरी नई सोच, एक पूरा नया तरीका क्रिकेट खेलने का उसने बदल ही दिया। वीरू जैसा क्रिकेटर इंडिया में आया नहीं, वीरू जैसा क्रिकेटर इंडिया में आएगा भी नहीं। विजय मर्चेंट से वीरेंद्र सहवाग तक दास्तान हमारे प्रारंभिक बल्लेबाजों की। कैसे बचाव का पहला प्रतीक बना आक्रमण का पहला प्रदर्शन। भारत का प्रारंभिक बल्लेबाज एक तरह से इन 100 सालों में हमारे देश के आम आदमी का प्रतिबिंब रहा है। एक ऐसा आदमी जो अधीनता के शिकंजे से बाहर निकलकर अब दबंग और आत्मविश्वासी बन गया है, दुनिया भर में अपना रुतबा जमाने का अवसर ढूंढ रहा है और काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि क्रिकेट का हमारे समाज और हमारी जिंदगी से एक अटूट नाता है। इस महान खेल से जुड़ी बहुत सारी मजेदार बातें करने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.